नमस्ते साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। और आशा और उम्मीद ये रहेगी कि आपको ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही होगी। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाने में और ऑफलाइन में बहुत बड़ी मात्रा में डिफरेंस होता है। कि आप सोच रहे होंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन में कुछ था, यहाँ पर कुछ है, तो उसमें कुछ परिस्थितियाँ डिपेंड करती है। क्योंकि ऑनलाइन जो वीडियो होता है उसमें अपन जो समझाने का जो तरीका होता है वो अटपटा नहीं ले सकते, न इसमें हमारी जो देसी लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब तक आई कांटेक्ट या बच्चे सामने नहीं बैठे रहते, उनसे रूबरू नहीं होते, बच्चे कोई इनपुट आउटपुट प्रदान नहीं करते, तब तक ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको फिर भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो। कि अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा वो आधुनिक भारत का था। हमारा टॉपिक आधुनिक भारत, और अपन टॉपिक पढ़ रहे थे गांधी युग। किसे पढ़ रहे थे? गांधी युग। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ लिया था कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन बन गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया 1924 में। और उसके पश्चात 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसमें एक नया नेम डाल दिया गया सोशलिस्ट, वो बनाया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अब क्या हो गया था, देखिए इस समय मैंने आपको जस्ट थोड़ा से पहले अपन ने पढ़ा था असहयोग आंदोलन। उस असहयोग आंदोलन के अंदर एक प्रतिक्रिया उजागर हुई कि यहाँ पर उस समय कि हिंदू व मुसलमान आपस में जन विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। और ये जो चीज़ थी ये कहीं ना कहीं भारतीय एकता के लिए और भारतीय स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकती थी। क्योंकि इस प्रकार के जब संगठन बनने शुरू हो गए, लोग आपस में लड़ने शुरू हो गए, तब स्वाभाविक सी बात है कि हम जो एजेंडा लेके चले थे, स्वतंत्र भारत का जो सपना देख रहे थे हमारे बुद्धिजीवी, वो तो साकार नहीं हो रहा था। कि मतलब लोग तो आपस में लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम करनी तो एकता थी, और उसका जो प्रभाव है विपरीत पड़ा। विपरीत किस प्रकार से? क्योंकि नेपाला विद्रोह हुआ, इसके अलावा अनेकों प्रकार के छोटे छोटे संगठन बनने लग गए। हिंदू मुस्लिम जो दीवार पहले से खिंची हुई थी, लेकिन बाद में खिलाफत आंदोलन ने उसमें थोड़ी मतलब उसमें दूरियां है वो और बढ़ा दी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन की समाप्ति, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया कि अपना धन अपनी क्रांतिकारियों को अंजाम देने के लिए क्या किया कि अंग्रेज़ों की जो नीतियां थी उनका खुलकर विरोध किया। अंग्रेज़ों की जो नीतियां थी उनका खुलकर विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले भारत के जो क्रांतिकारी थे, यहाँ पर इस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी लोगों की। यानी भारतीय जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति का जानते होंगे आप, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अनेकों प्रकार की ऐसी नीतियां बना रखी थी, और उन्हीं नीतियों से क्या हुआ था, भारत का आर्थिक रूप से बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। और इस नुकसान की भरपाई के लिए, और दूसरा कारण मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था कि उग्रवादी चरण में एक नयापन आ गया था। उग्रवादी जो चरण था, जो कांग्रेस का जो उग्रवादी चरण था, इसमें क्या आ गया था? कुछ नयापन आ गया था। और इस नयापन का कारण क्या था कि अब जो भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया कि अपना खुलकर विरोध लोगों के सामने रखा। खुलकर विरोध का अर्थ क्या हुआ कि इसकी जो घटना है वो क्या हुआ था, एक बार आपने नाम सुना हुआ काकोरी ट्रेन कांड। काकोरी ट्रेन कांड यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल लाहिड़ी। यानी बात है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 ये डेट याद रखनी है आपको। 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ जा रही थी। और इस ट्रेन को देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको सारी चीज़। यानी काकोरी ट्रेन कांड में क्या हुआ था कि
समय था 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 ट्रेन कहाँ से? सहारनपुर से, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ये ट्रेन, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल लाहिड़ी, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह व चंद्रशेखर आज़ाद। इन लोगों ने क्या किया कि एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ जा रही थी। और लखनऊ जब ये ट्रेन जा रही थी तो इस ट्रेन को क्रांतिकारी जो थे, इनके पास क्या था? धन का अभाव था, यानी इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या दे चुके? अंजाम दे चुके। तो इसके लिए यानी अपने धन की या आर्थिक स्थिति को थोड़ा मजबूत करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी और उसके अंदर सरकारी खजाना था। सरकारी खजाना मानो तो आप भी ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें सामान भरा हुआ था। और उस ट्रेन को काकोरी नामक स्टेशन पर क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। जिसके अंतर्गत बताते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल लाहिड़ी को क्या कर दिया जाता है? फांसी पे लटका दिया जाता है। और इस क्रांतिकारी गतिविधि का जो मुख्य नेता था चंद्रशेखर आज़ाद, उसको 23 फरवरी 1931 को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? फांसी क्या? यानी चंद्रशेखर आज़ाद जो था उसने एक घोषणा की थी कि मुझे कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं पकड़ सकता। यानी इस चंद्रशेखर आज़ाद इसने घोषणा की कि मुझे कोई भी जो अंग्रेज़ अधिकारी वो क्या नहीं कर सकता? जिंदा नहीं पकड़ सकता। और इसके लिए बताते हैं कि इलाहाबाद के अंदर, कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर एक अल्फ्रेड पार्क है। इलाहाबाद के अंदर एक अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ पर ये बैठे हुए थे। और उसी समय जो अंग्रेज़ अधिकारी थे इन्होंने क्या किया? इसको घेर लिया। और घेरने के पश्चात क्या हुआ कि चारों ओर से गोलियां चल रही थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद के पास जो अपनी गन थी उस गन में कुछ गोलियां तो उन्होंने अंग्रेज़ों पे चलाई। और जब अंतिम गोली इनके पास रही, इनको पता चला कि अब तेरे पास अन्य कोई हथियार नहीं है और न ये भागने देंगे, तो अंतिम गोली अपने क्या करता है? सीने में दाग लेता है और अपने जीवन लीला क्या कर लेता है? समाप्त कर लेता है। तो बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अपनी माँ के गर्भ से आज़ादी पैदा हुआ था और उसकी जो घोषणा थी, जो उसने अपना मोटो दिया था कि मेरे को कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं पकड़ सकता, तो उसको कोई भी अंग्रेज़ अधिकारी वो जिंदा नहीं पकड़ पाया। ठीक है। अब क्या हुआ? इसी क्रांतिकारी गतिविधियों को, यानी इस प्रकार से जब क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी तब क्या हुआ? भगत सिंह और एक व्यक्ति था बट्टू केशवर दत्त, यानी भगत सिंह व बट्टू केशवर दत्त। व्यक्ति का नाम है भगत सिंह व बट्टू केशवर दत्त। भगत सिंह व बट्टू केशवर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में, यानी सेंट्रल असेंबली, आज जो हमारी संसद भवन है ना, उस जमाने में क्या होता था? सेंट्रल असेंबली होता था। इस सेंट्रल असेंबली में मैंने आपको बहुत पीछे भी अनेकों वीडियो में ये चीज़ें बताई थी कि सेंट्रल असेंबली के अंदर गवर्नर जनरल जो होता था, एक तो गवर्नर जनरल बैठता था जो कि वर्तमान में हमारा पीएम के समकक्ष होता था। यानी गवर्नर जनरल जिसको 1857 की क्रांति के बाद इसका जो नेम बदल कर दिया गया था वायसराय। क्या कर दिया गया था? वायसराय। यानी उस लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? कैनिंग था। तो कैनिंग 1857 जब महारानी विक्टोरिया भारत में आई, 1857 की क्रांति की जब इसने रूपरेखा देखी तो भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके एक नया पद सर्जित किया और उस पद का क्या नाम था? वायसराय ऑफ द गवर्नर जनरल। तो वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल की यहाँ कार्यकारिणी चल रही थी। और आपको ये चीज़ पता होगा कि मैंने जितने भी बार आपको बताया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भी सदस्य भारतीय नहीं होता था और अंग्रेज़ों की मंशा भी यही थी कि वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में किसी भी भारतीय को
शामिल नहीं करेंगे। एक बार थोड़ा सा प्रयास किया था लॉर्ड रिपन ने कहा था कि भी हो ना हो 1-2 व्यक्ति भारतीयों के होने चाहिए ताकि हम उनसे सलाह मशविरा कर सकें। लेकिन 1909 जब मार्लियामेंटो अधिनियम आया, उस मार्लियामेंटो अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था कि जब सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बनाने के लिए जॉन मार्ले ने क्या किया, जो सदनात्मक प्रणाली थी उसको लेकर आया और उसने हिंदुओं से अलग करके मुसलमानों को क्या कर दिया, निर्वाचन का अधिकार दे दिया। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश रची थी जॉन मार्ले ने। जॉन मार्ले ये चाहता था कि अगर हिंदू व मुसलमान एक हो जाएंगे, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भारत में अनेकों प्रकार की कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, अनेकों प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय के जो लोग रहते हैं, अगर ये एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व को खतरा हो सकता है। और अंग्रेज ये चाहते थे कि अंग्रेजों की 1909 में क्या हुआ था, 1909 के अंदर आपको पता होगा मार्लियामेंटो अधिनियम में वो यही चाहते थे, वो एक नीति लेके आए थे, फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालो राज करो की नीति। आपको पता होगा कि रावण जब मृत्युशैया पे था तो उसने एक बात कही थी कि मैं राम से बहुत ज़्यादा बलशाली था, मैं अनेकों शास्त्र, गीता, भगवत पुराण, वेदों का और इस मतलब भगवान श्री राम से अनेकों प्रकार से क्या था, ताकतवर था, लेकिन फिर भी मैं हार गया। क्योंकि मेरा भाई विभीषण मेरे साथ नहीं था, जबकि राम का भाई लक्ष्मण उसके क्या था, साथ था। और यही दिक्कत यहाँ पे हमारे साथ आई थी कि अंग्रेज क्या लेके आए, फूट डालो राज करो की नीति लेके आए। और इसी फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई विदेशी आक्रमण या बाह्य आक्रमण होता था तो मान के चलो ये ए राजा है और ये बी राजा है, ठीक है, यहाँ पर ए राजा राज कर रहा है इस क्षेत्र में और यहाँ पर बी राजा राज कर रहा है, ठीक है। तब क्या होगा कि अगर ए राजा के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो इस बी राजा को कोई मतलब नहीं है। अब बी राजा अगर इसके साथ नहीं आएगा तो स्वाभाविक सी बात है इसकी स्थिति तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी ना। और फिर क्या होते थे, इनके सामंत होते थे, यानी ये पुराने ज़माने में जो राजा होते थे वो सामंतों पे डिपेंड रहते थे। किस पे डिपेंड रहते थे, सामंतों पे डिपेंड रहते थे। और अक्सर जो सामंत होते थे वो क्या नहीं होते थे, वफादार नहीं होते थे। और इन चीज़ों का अंग्रेज़ों को भली भांति पता था। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को मारा किस प्रकार से, अपनी मेंटली ताकत से, अपनी मेंटली पावर से, अपनी दिमागी सोच से। यहाँ पर 1909 में जब मार्लियामेंटो आया, मार्लियामेंटो ने क्या किया, सांप्रदायिक सौहार्द को लेके आया। उनको पता था, पता कैसे चला उनको, 1857 में चला, यानी 8 मार्च 1857 में आपको पता होगा कि गाय व सूअर की चर्बी एक कारतूस लेके आए थे इंग्लैंड वाले। और वो किसके लिए सुविधाजनक होता था, यानी उसको ऊपर से उखाड़े ना तो ऊपर चमड़े का होता था ताकि वो उसमें दिक्कत नहीं आती थी खोलने में, चलाने में। ऊपर पहले लोहे का होता था तो लोहे का उसको तोड़ने में और में दिक्कत आती थी, ठीक है, तोड़ने में आती। यानी अंग्रेज तो सुविधाजनक, यानी एक नया आविष्कार लेके, एक नई अनफील्ड लेके आए थे, जिससे क्या होता है उसके ऊपर चमड़े, कारतूस के ऊपर चमड़े का रेप लगा होता था, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर आप उसको तोड़ोगे, मुंह से भी तोड़ोगे या हाथ से भी तोड़ोगे तो वो आसानी से टूट जाता था। पहले लोहे का होता था तो लोहे को तोड़ने में क्या आती थी, थोड़ी दिक्कत आती थी। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला ना कि भी ये इस प्रकार का भी उपद्रव कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी धार्मिक भावना से या धार्मिक पद्धति से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे अंग्रेजों ने सोचा कि ये भारतीय लोग हैं, इनके साथ आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करोगे तो ये हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। और इसी का फ़ायदा उठाया इन लोगों ने, क्योंकि जब 1799 से सासाराम बिहार के अंदर ईसाई मिशनरी की स्थापना की थी ना, तब इसका बहुत बड़ी मात्रा में इनको विरोध झेलना पड़ा था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में एक प्रश्न आया कि हम यहाँ पर कितने भी वर्षों तक रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इनके धर्म के साथ दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। धर्म के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो भारतीय हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। और खुद एक इतिहासकार है ई एल रीज खुद एक इतिहासकार, वो खुद बतलाता है कि ये इंग्लैंड का इतिहासकार था ई एल रीज। ये कहता है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी हुकूमत भारत में धार्मिक मामलों में अगर हस्तक्षेप नहीं करती, वो ईसाई मिशनरियों की स्थापना नहीं करती,
जिन व्यक्ति ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, उनके कर वगैरह या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती या लुभावने ऑफर नहीं देती भारतीयों को, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग और कुछ वर्षों तक क्या करती, शासन करती, उसमें लूट खसोट करती, यहाँ से कच्चा माल बहुत बड़ी मात्रा में वो इम्पोर्ट भी करती। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे, देखिए क्या हुआ कि भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के बारे में बात कर रहे थे। अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल असेंबली यानी वायसराय की सेंट्रल असेंबली में क्या किया, बम डाल दिए। क्या डाल दिए, बम डाल दिया। और इनकी जो मंशा थी वो मंशा ये थी कि सोई हुई जो सरकार है उसको जगाना था। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में क्या था कि सोई हुई सरकार का अर्थ क्या था कि उस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भी सदस्य क्या नहीं होता था, भारतीय नहीं होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कोई नियम बनाती, किसी भी प्रकार का अगर कोई नियम बनाती ना, तो उसमें क्या होता था कि वो भारतीयों के हित में नहीं होता था। यानी कोई नियम बना दिया वो भारतीयों के हित में नहीं होगा, क्योंकि वो भारतीय थोड़े ना थे, उनको थोड़ा ना पता है कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया। उनको तो बस अपना नियम बनाने थे और उन नियमों को फिर बड़ी सख्ती से क्या करवाते थे, उनका पालन भी करवाते थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को क्या कर दिया गया, इस कार्य को अंजाम उन्होंने क्या किया, सेंट्रल असेंबली में बम फेंके और वहाँ से भागने की बजाय इनकलाब जिंदाबाद के क्या लगाने लग गए, वो नारे लगाने लग गए। और फिर उन दोनों को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। देखिए एक अपन गांधी युग पढ़ रहे थे और इस गांधी युग के अंदर देखिए एक चीज़ बतलाता हूँ मैं आपको। गांधी युग देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। लेकिन 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी जी व इरविन के मध्य, गांधी जी व इरविन के मध्य एक समझौता होता है जिसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ठीक है। यानी देखिए ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आएगी। यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी होती है और 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है गांधी जी व इरविन के मध्य। यानी लॉर्ड इरविन उस समय क्या था, यानी 1930 की बात आ गई। 1930 में गांधी जी एक समझौता, एक 11 सूत्री मांग लेके जाते हैं। 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग लेके जाते हैं किसके पास, इरविन के पास। और उसने कहा कि अगर आप हमारी ये 11 मांगे नहीं मानोगे तो हम क्या शुरू कर देंगे, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा शुरू की और समुद्र के पानी को उबाल कर क्या बनाया, नमक बनाया। लेकिन बाद में फिर जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो चिंतित हो गई और गांधी जी की इन 11 मांगों को क्या कर लिया गया, मान लिया गया। जब गांधी जी की 11 मांगों को माना तब भारतीय जो जनता थी उन्होंने एक बात कही कि आप जब ये 11 मांगे मनवा रहे हो इरविन से, तो उसमें एक बात ये कह दो कि भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव है, इन्हें राजनीतिक अपराधी घोषित कर दिया जाए। यानी पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराधी थे, तो इरविन को ये बात बतानी थी कि भी इनको क्या कर दिया जाए, राजनीतिक अपराधी घोषित किया जाए। अगर भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव राजनीतिक अपराधी घोषित हो जाते तो उन्हें फांसी नहीं लगती, जबकि उनको कुछ दिन के लिए सज़ा मिलती और वापस वो छूट जाते। तो बताते हैं कि गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और 5 मार्च 1931 को जब समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, उसमें 11 सूत्री मांगे मान ली गई और 23 मार्च को क्या कर दिया गया, इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसका पूरे भारत में बड़ा दुख हुआ। आज भी मतलब 23 मार्च के दिन शहीद दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, भगत सिंह जयंती के रूप में। ये ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा थे जिनका भारत हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा, ऋणी रहेगा। तो अपनों ने देखिए काकोरी ट्रेन कांड पढ़ लिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पढ़ लिया था और अब अपन पढ़ेंगे साइमन कमीशन आयोग। क्या पढ़ेंगे, साइमन कमीशन। मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ा देता हूँ, बाकी तो अपन अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। यानी साइमन कमीशन, साइमन कमीशन
ये भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, अब देखिए साइमन कमीशन क्या, सबसे पहले तो एग्जाम में बहुत बार यही प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन भारत आया ही क्यों। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ आती है, अगर आपके पास इस प्रकार के प्रश्नों का अगर आप इस प्रकार से याद करने लग जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी साइमन कमीशन भारत आया ही क्यों, क्या करने के लिए भारत आया था। देखिए हुआ क्या, मैं आपको इसकी थोड़ी सी रूपरेखा बताता हूँ क्यों आया साइमन कमीशन, भारत क्यों आया। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रश्न आ गया और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया, और जब ये आया तो इसका विरोध क्यों हुआ, फिर इसका परिणाम क्या निकला। यानी हिस्ट्री में 3 चीज़ें अपने पास मुख्य इंपॉर्टेंट रहती है कि पहले तो उसके कारण बताओ, ठीक है, फिर उसकी परिस्थितियाँ बतलाओ और फिर उसका परिणाम बतलाओ। तो साइमन कमीशन भारत में क्या काम आया था कि भारत में आया था 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम शुरू हुआ था ना 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसकी जांच करने के लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की जांच करने के लिए, ठीक है। यानी 1919 में एक, सबसे पहले देखिए आपको पता होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में सत्ता स्थापित कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी तो देखिए बंगाल में बक्सर के युद्ध से प्राप्त कर ली, मद्रास में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने दे दी और बम्बई देश में मिल गया। अब तीनों जब शक्तियाँ मिल गई ना इनको, तो इन्होंने क्या किया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण को त्याग कर छोड़कर उस वहाँ पर कौन सी नीति अपनाई, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनाई। और 1773 में एक कानून लेके आए जिसे बोला गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद धीरे धीरे ये अनेकों प्रकार के कानून लेके आए और फिर 1909 में मार्लियामेंटो अधिनियम लेके आए और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये लेके आए। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंदर क्या था कि प्रांतों में द्वैध शासन, सबसे पहली बात तो ये प्रांतों में ये क्या लेके आए, द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन नंबर 1, पहला कौन सा है, प्रांतों में द्वैध शासन, दोहरा शासन। लियोनिस कार्टिस ने दिया था ये शब्द, प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का सूत्रपात किसने दिया था, लियोनिस कार्टिस ने। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, और उसके पश्चात जो प्रांतीय सूची, विधायी सूची, इनका जो वर्णन दिया गया था वो इसमें बताया गया था। संवैधानिक सुधार जो थे इनकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में क्या आया था, भारत आया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा और उम्मीद यही है कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करिए और पढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।